ये खुलासा हुआ कि अरविंद केजरीवाल टेरर वाली ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग ले रहे हैं, तो इसकी तो मुझे लगता है कि गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीति में विचार की भिन्नता तो हो सकती है, लेकिन देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ साजिश करना या उनसे मदद लेकर के चुनाव लड़ना वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बात आप कर रहे हैं वो अपवित्र गठबंधन है। ये लोग दिल्ली के अंदर एक दूसरे के लिए जब खड़े होंगे तो उनकी शान में कसीदे पड़ेंगे, लेकिन पंजाब जाएंगे तो उन्हीं एक दूसरे के सामने ये एक दूसरे को खराब कहेंगे। तो दिल्ली की जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है कि वो ये ना समझे कि ये राजनीतिक अवसरवादिता के कारण से ये लोग आज एक दूसरे के साथ में खड़े हैं। कानून का सम्मान न करने वाले लोगों को जनता सहानुभूति देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर केजरीवाल जी आज जेल में हैं तो कोर्ट ने उनको जेल में भेजा है। इसका मतलब कोर्ट के पास कुछ इस प्रकार के तथ्य थे कि जिन घोटालों की चर्चा हो रही है उन घोटालों में केजरीवाल कहीं ना कहीं लिप्त पाए गए। और अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि उनका मानसिक दिवालियापन है जिसको इलाज की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने 10 साल के कामों से विकास और विश्वास की एक इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि उसके निकट भी आ पाना किसी के लिए मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हालत बड़ी टूटी फूटी है। 130 साल से ज़्यादा की पुरानी पार्टी आज दिल्ली में 10 साल पुरानी एक पार्टी, और वो पार्टी जो उनके नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र जिन्होंने जारी किए, जिन्होंने कहा कि इन सब लोगों को जेल जाना चाहिए, आज उसी पार्टी के साथ हाथ मिला करके दिल्ली में उनकी बी टीम बन करके चुनाव लड़ रही है। तो इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना लोग हैं। इसीलिए उन्हें दूसरों के कंधे का सहारा लेना पड़ रहा है। राहुल गांधी यदि ऐसा सोच रहे हैं तो मैं एक ही बात कहूँगा, ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। जो लोग राम मंदिर को तोड़वाने की बात कर रहे हैं वो लोग कभी भी अपनी साजिश में सफल नहीं होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एक चांदनी चौक जो लोकसभा सीट है, और उस सीट से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं परवीन खंडेलवाल जी, वो मेरे साथ हैं। और चांदनी चौक में इस वक्त क्या माहौल है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच वो जा रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं, क्या रुख जो है चांदनी चौक की जनता का है, तमाम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके इस चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से जो विपक्ष है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन, और जेपी जो अग्रवाल हैं, वो कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं या चुनौती नहीं है? देखिए, जयप्रकाश अग्रवाल जी हमारे बुजुर्ग नेता हैं, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हालत बड़ी टूटी फूटी है। 130 साल से ज़्यादा की पुरानी पार्टी आज दिल्ली में 10 साल पुरानी एक पार्टी, और वो पार्टी जो उनके नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र जिन्होंने जारी किए, जिन्होंने कहा कि इन सब लोगों को जेल जाना चाहिए, आज उसी पार्टी के साथ हाथ मिला करके दिल्ली में उनकी बी टीम बन करके चुनाव लड़ रही है। तो इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना लोग हैं। इसीलिए उन्हें दूसरों के कंधे का सहारा लेना पड़ रहा है। और जिनके खुद के कंधे मजबूत नहीं होते और वो दूसरों के कंधे का यदि सहारा लें तो उनका गिरना तय है। इसलिए कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चांदनी चौक की सीट रिकॉर्ड वोटों से जीत रही है। तो आपने कांग्रेस पार्टी को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाया, कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम लगभग 30 साल तक पार्टी में रहे हैं कांग्रेस में, और वो खुलासा कर रहे हैं कि राहुल गांधी बाकायदा एक सीक्रेट मीटिंग में ये कहते हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो एक कमीशन के तहत वो राम मंदिर का फैसला पलट देंगे। यानी साफ है कि राम मंदिर को तुड़वाने की कहीं ना कहीं एक सियासत जो है वो हो रही है। आप खुद राम मंदिर गए, दर्शन किए, राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, कितना दुख आपको होता है जब इस तरीके की बातें आप सुनते हैं कि इस तरीके की प्लानिंग जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है? देखिए, भगवान राम भारत की आत्मा है, भारत की आस्था है, और हर व्यक्ति का भगवान राम के साथ में, भगवान राम के मंदिर के साथ में जो 500 साल की तपस्या के बाद बना, उसका मन और भाव जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी यदि ऐसा सोच रहे हैं तो मैं एक ही बात कहूँगा, ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। जो लोग राम मंदिर को तोड़वाने की बात कर रहे हैं वो लोग कभी भी अपनी साजिश में सफल नहीं होंगे। इस देश का जनमानस इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। और जो बात आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कही है, निश्चित रूप से
वो उस मानसिकता को दर्शाती है कि वोटों की खातिर कांग्रेस पार्टी का स्तर कितना नीचे गिर सकता है कि वो इस देश की आस्था के जो प्रतीक है भगवान राम, उनके मंदिर को भी तोड़ने की बात कह रहे हैं, जो कि किसी भी हद तक स्वीकार नहीं है। अभी तो राहुल जी ने ये सोचा है तो उनका विरोध हो रहा है। अगर कल उन्होंने इस बारे में यदि एक कदम भी बढ़ाया तो पूरा देश उनका विरोध करेगा। इस बात को उन्हें समझना चाहिए। सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि एक तरफ राम मंदिर का फैसला जो है पलटवाने की साजिश, दूसरी तरफ जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को खुलासे हो रहे हैं लेकर जेल में बंद हैं, लेकिन जिस तरीके से खुलासा हुआ है कि खालिस्तानी जो संगठन है सिख फॉर जस्टिस, जो कि प्रतिबंधित संगठन है, उससे पॉलिटिकल फंडिंग जो है वो भी 130 करोड़ लगभग उन्होंने ली है। तो क्या ये तमाम चीजें जो चल रही हैं देश में, क्या मोदी इतनी बड़ी चुनौती विपक्ष के लिए बन रहे हैं कि अब देश विरोधी ताकतें इस तरीके से एक्टिव हो रही हैं, या फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज भी इस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रही हैं? देखिए, यदि हम पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को देखें तो श्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में देश की रक्षा और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया। देश को विश्व में एक अलग परचम पर वो ले गए। आज पूरा विश्व भारत का सम्मान करता है। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होती है और कुछ लोग किसी न किसी कारण से अपने स्वार्थों के लिए कुछ लोगों के हाथों की कठपुतलियां बन जाते हैं। ये खुलासा हुआ कि अरविंद केजरीवाल टेरर वाली ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग ले रहे हैं, तो इसकी तो मुझे लगता है कि गंभीरता से जांच होनी चाहिए और यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीति में विचार की भिन्नता तो हो सकती है, लेकिन देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ साजिश करना या उनसे मदद लेकर के चुनाव लड़ना वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। ये जो मामला सामने आया है, इसकी संजीदगी से जांच होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हमने राष्ट्रीय मुद्दों पर आपसे बातचीत की है, लेकिन अगर आपकी जो संसदीय क्षेत्र जहां से आपको टिकट मिला है, चांदनी चौक की बात की जाए, तो जब आप जनता के बीच वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या माहौल आप देख रहे हैं? चूंकि जाहिर तौर पर बीजेपी लगातार इस सीट से जीती रही है 2 बार से, तो क्या माहौल है और क्या विजन आपका चांदनी चौक को लेकर रहेगा? क्योंकि कई समस्याएं हैं जो जनता समय समय पर उठाती रही है, लेकिन आपका विजन क्या है? क्या जनता के लिए आप करने वाले हैं? क्या सोचा है, जरा हमें बताइए। देखिए, निश्चित रूप से चांदनी चौक देश का ऐतिहासिक चुनाव क्षेत्र है जिसके साथ ऐतिहासिक तथ्य जुड़े हुए हैं। लेकिन ये भी सही बात है कि इसी चांदनी चौक में समस्याओं के बड़े ढेर लगे हुए हैं। आज चांदनी चौक में मेडिकल, एजुकेशन, एम्पावरमेंट, ऐसी कोई चीज़ों के विषय में कोई बात भी नहीं कर रहा और कोई उसको सोच भी नहीं रहा। इसलिए मैंने ये तय किया है कि मैं जीतने के पश्चात 200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपने चुनाव क्षेत्र में किसी स्थान पर मैं वो बनवाऊंगा। जो सीनियर सिटीजन्स हैं, मैं उनके लिए सीनियर सिटीजन्स के रिक्रिएशन सेंटर बनवाऊंगा। जो हमारा यूथ है, यूथ के पास आइडियाज़ हैं लेकिन उनकी हैंड होल्डिंग कोई नहीं करता, मैं सभी यूथ की हैंड होल्डिंग करूँगा। उनको टेक्नोलॉजी चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए, उनको ट्रेनिंग चाहिए या उनको व्यापार के लिए पैसा चाहिए, वो सारा मैं उनको दिलवाऊंगा और उसके लिए मैं स्टार्टअप के इंक्यूबेशन सेंटर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं लगाऊंगा। वहीं बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ श्रम बस्तियाँ हैं जहाँ पर लोग नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं वो सारे काम करूँगा कि ताकि उनसे वो सुविधापूर्वक सम्मान के साथ जीवन जी सकें। उनके रहन सहन को स्वच्छता से कैसे ठीक किया जा सकता है, उनको कैसे सुविधाएं दी जा सकती हैं, मैं इस पर भी काम करूंगा। व्यापारी मेरे क्षेत्र का एक बड़ा अहम हिस्सा है। व्यापारियों की अनेक समस्याएं हैं, व्यापारी की हर समस्या मुझे मालूम है और मैं व्यापारियों के साथ बातचीत करके मेरे चुनाव क्षेत्र में व्यापार के नए अवसर कैसे पैदा हों, बाज़ारों में ग्राहक का पैर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पड़े, मैं इस पर भी काम करने वाला हूँ। वहीं मेरे चुनाव क्षेत्र में बड़ी संख्या में कर्मचारी भी हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। मैं उनकी भी जो आय है वो बड़ी कम है, तो उनके एफर्ट्स को
मल्टीप्लाई करने के लिए मेरे मन में विचार है कि मैं उनके लिए कोई वेलफेयर फंड की स्थापना करूं, जिससे कि कल उन्हें कोई भी अगर दिक्कत होती है तो उस वेलफेयर फंड से उनकी सहायता की जा सकती है। इसी प्रकार से महिलाएं बड़ी संख्या में है। प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम है लखपति दीदी, उस लखपति दीदी के कार्यक्रम को भी मैं अपने यहाँ चलाऊँगा। इसी प्रकार से मेरे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बहुत है, तो इंडस्ट्रियल एरिया को कैसे और अच्छा किया जा सकता है, कैसे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम नीचे ला सकते हैं, उनको हम किस प्रकार से उनके प्रोडक्ट को और बढ़िया बना करके बड़ा बाज़ार कैसे दे सकते हैं, इस पर भी विशेष रूप से मेरा ध्यान रहेगा। वहीं ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है, तो ट्रैफिक के लिए कहाँ पर अंडर ब्रिज बने, कहाँ पर ओवर ब्रिज बने या कहाँ पर फ्लाईओवर बने, जिससे कि हम ट्रैफिक को ठीक कर सकें, उस पर भी मैं काम करूंगा। इसी प्रकार से जितने भी वर्ग हैं, मैं सब वर्गों के लिए खूब काम करना चाहता हूं और चुनाव जीतने के बाद मेरा एक ही मंत्र है, काम काम और काम। ठान लिया है कि काम काम और काम ही करेंगे, लेकिन वहां पर जो जेपी अग्रवाल हैं वो भी लगातार कैंपेन कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि काम करेंगे। लेकिन क्या मुकाबला आपको नजर आ रहा है इस वक्त अगर देखा जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली की सत्ता में है और हालांकि केजरीवाल जेल में बंद है, वो कहते थे कि भ्रष्टाचार हम खत्म करेंगे, लेकिन जिन भ्रष्टाचारियों को जेल में पहुंचाना चाहते थे वो खुद ही जेल में चले गए हैं। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, दो बातें आपने मुझसे पूछी है। पहली बात तो जो बात जयप्रकाश अग्रवाल जी कह रहे हैं, तो केवल लोगों को इस बात की जानकारी दी जाए कि जब जयप्रकाश अग्रवाल जी चांदनी चौक से सांसद थे और उसके बाद जब वो जमुना पार से सांसद थे, तो जो बातें वो आज कर रहे हैं, अपने उस कार्यकाल में उन्होंने क्या किया, कौन सी ऐसी नई योजनाएं थी जो वो लेकर के आए, कौन से ऐसे काम थे जिससे लोगों का जीवन बदला। एक बात तो ये है। दूसरा, जिस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, वो अपवित्र गठबंधन है। ये लोग दिल्ली के अंदर एक दूसरे के लिए जब खड़े होंगे तो उनकी शान में कसीदे पड़ेंगे, लेकिन पंजाब जाएंगे तो उन्हीं एक दूसरे के सामने ये एक दूसरे को खराब कहेंगे। तो ये कैसा गठबंधन है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और इसलिए इस गठबंधन की जो रिलायबिलिटी है, जो क्रेडिटेबिलिटी है, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो दिल्ली की जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है कि वो ये ना समझे कि ये राजनीतिक अवसरवादिता के कारण से ये लोग आज एक दूसरे के साथ में खड़े हैं, लेकिन कौन किसको कब धक्का दे देगा इन दोनों को नहीं पता। तो जनता इस बात को समझती है, इसलिए कोई गठबंधन या इस तरह कोई चुनौती नहीं है। मैंने पहले भी कहा, इनके पास लोग नहीं है, नेता नहीं है, तो दिशाहीन होकर के ये क्या काम करेंगे, मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा सर, इस चुनाव में जो है वो अरविंद केजरीवाल तो जेल चले गए हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने कमान संभाल ली है, वो चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल की पत्नी को सहानुभूति कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता से मिल जाएगी, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल के साथ जो है सहानुभूति है, केजरीवाल के साथ जो है वो फ्री का जो उन्होंने बिजली पानी लोगों को दिया है उसकी बात है, जनता उसके साथ है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये अजीब बात है, कानून का सम्मान न करने वाले लोगों को जनता सहानुभूति देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर केजरीवाल जी आज जेल में हैं तो कोर्ट ने उनको जेल में भेजा है, इसका मतलब कोर्ट के पास कुछ इस प्रकार के तथ्य थे कि जिन घोटालों की चर्चा हो रही है उन घोटालों में केजरीवाल कहीं ना कहीं लिप्त पाए गए, इसीलिए वो कोर्ट ने उनको जेल भेजा है। तो जेल में जो लोग चले जाते हैं उनको जनता सहानुभूति देती है क्या? मुझे तो समझ में नहीं आता किस प्रकार की सहानुभूति की बात आप पार्टी के लोग कर रहे हैं। और अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि उनका मानसिक दिवालियापन है जिसको इलाज की ज़रूरत है। सर, चांदनी चौक में आपने जैसे जिक्र भी किया कि जो व्यापारिक लोग हैं, जो व्यापार करते हैं वो ज़्यादा हैं, और एंटी सीलिंग ड्राइव आपने भी चलाई थी व्यापारियों के लिए, तमाम संगठन के लिए जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, पूरा भरोसा है कि जो व्यापारी वर्ग है जिसको ध्यान में रखते हुए आपको बीजेपी ने ये जिम्मेदारी सौंपी है, तो भरोसा जो है वो जीत लेंगे जो है आला कमान का, क्या लगता है? देखिए, न केवल चांदनी चौक में बल्कि दिल्ली में, और दिल्ली नहीं पूरे देश में व्यापारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति व्यापारियों ने बहुत आभार व्यक्त किया कि उनके एक प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे चांदनी चौक से चुनाव लड़ने का एक अवसर दिया है। तो इस नाते से, और अभी पिछले कुछ दिनों पहले देश भर के व्यापारी नेता दिल्ली आए थे
और सबने एक स्वर से ये तय किया कि देश भर के 9 करोड़ से ज़्यादा व्यापारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे और लगातार वो कर रहे हैं। और क्योंकि मैंने 35 साल व्यापारियों के क्षेत्र में काम किया है, तो दिल्ली का एक एक व्यापारी जानता है कि मैं कैसे काम करता हूँ और किस तरीके से मैं विषयों को उठाता हूँ। तो इस वजह नाते से मुझे कहीं नहीं लगता कि इसमें कोई संदेह है। व्यापारी पहले भी मेरे साथ था, आज भी मेरे साथ है और कल भी मेरे साथ रहने वाला है। और मैंने भी इसीलिए तय किया कि व्यापारियों के जितने भी मुद्दे हैं मैं उनके मजबूत प्रतिनिधि के रूप में संसद में उनको रखूँगा भी और एक एक मुद्दे का मैं समाधान भी करूँगा। आपने कह दिया है कि संसद में मुद्दों को रखेंगे, तो यानी जीत का पूरा भरोसा है। जीत तो मैं आपको कह ही रहा हूँ ना, कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अपने 10 साल के कामों से विकास और विश्वास की एक इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि उसके निकट भी आ पाना किसी के लिए मुश्किल है। तो इसलिए जैसे मैंने कांग्रेस के लिए कहा, हमारे पास नेता भी है, हमारे पास नीति भी है, हमारे पास नेतृत्व भी है, हमारे पास भाजपा के समर्पित कार्यकर्ताओं का एक बड़ा संगठन भी है और हम सब में काम करने की क्षमता भी है। इसीलिए चुनाव तो हम रिकॉर्ड वोटों से जीत रहे हैं। तो सर, मेरा एक और सवाल है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार जो है रैलियां कर रहे हैं और लगातार विपक्ष को कड़ी चुनौती प्रधानमंत्री दे रहे हैं और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य जो है प्रधानमंत्री ने रखा है, क्या कहेंगे किस तरीके से इस लक्ष्य के करीब जो है वो भारतीय जनता पार्टी पहुंच पाएगी? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि 2047 तक विकसित भारत हो जाएगा, तो निश्चित रूप से उन्होंने उसकी योजनाएं भी बनाई हुई हैं। समय समय पर वो अपनी योजना लोगों के साथ शेयर भी करते हैं और बताते हैं। हम सब इतना जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो भी योजना बनाएंगे, हम सब एक कार्यकर्ता की भांति उसमें मजबूती के साथ जुटेंगे। उनका जो विज़न है उसको हम घर घर लेकर के जाएंगे, जिससे लोगों को ये समझ में आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को किस स्थान पर ले जाना चाहते हैं। न केवल अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में वो सर्वोच्च स्थान पर भारत को ले जाने की कल्पना करते हैं 2047 तक। और मुझे लगता है कि तब तक हम सब लोगों को बहुत काम करना पड़ेगा और हम सब ने कमर कस ली है कि हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक एक काम को बखूबी पूरा करेंगे, जिससे विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकें। ये थे चांदनी चौक से जो बीजेपी के उम्मीदवार है प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे साथ, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं जेपी अग्रवाल, वो उनके लिए कोई चुनौती नहीं है और साथ ही चांदनी चौक को लेकर उनका क्या विजन है, किस तरीके से देश के जो तमाम मुद्दे हैं जिन पर राजनीति हो रही है उसको लेकर भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जाहिर तौर पर जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं डरा हुआ और घबराया हुआ है, इसलिए जीत उनकी सुनिश्चित है। फिलहाल आपके इस पूरे इंटरव्यू को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।